हेलो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से सिलेक्टिव लर्निंग अड्डा में। तो जैसा कि हम सब लोग पिछले वाले लेक्चर में बात कर चुके थे कि भाई अनुगमन वेग क्या होता है, धारा क्या होती है, और आज उसी कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे। धारा और अनुगमन में एक रिलेशन समझेंगे और अनुगमन के वेग के आधार पर ओम नियम का सत्यापन कैसे होता है उस पर हम बात करेंगे। और हमारे चालक के अंदर है ना गतिशीलता का इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। आज ये सारे हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के है ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो स्टार्ट होगा आपका धारा और अनुगमन वेग से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, ठीक है। जब भी आप है ना अपने नोट्स बनाएं, ठीक है, तो मतलब साथ में ही पेन और पेपर ये दोनों चीज़ होना ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद आप जैसे जैसे मैं कराता चलूँ है ना वैसे आप नोट करें, और उसके बाद ठीक है उसको आप डेली रिवाइज करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कहीं डाउट है ना तो दोबारा उस वीडियो को आप देखें, ठीक है, जिससे आपका जो कंसेप्ट होगा ना एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं हूँ ना। चलो बिना किसी देरी के ना बात करते हैं अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या है, ठीक है। तो हमारे पास एक मान लेते हैं ना एक क्षण है। क्या है? क्षण, ठीक है। देखो एक हमारे पास चालक है, चालक का मतलब एक क्षण है, ठीक है। ये है ऐसा कुछ, ये मान लीजिए पी सिरा है और ये क्यू सिरा है। इसकी लंबाई कितनी है? एल है, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है ना वो कितना है? ए है। कितना है? कैपिटल ए। अब हम क्या करते हैं ना, मान लेते हैं कि इसके प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना स्मॉल एन है, ठीक है। तो जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, भाई एकांक आयतन में इतना है तो पूरे आयतन से हम गुणा कर देंगे इसमें, ठीक है, यही तो होगा। तो अगर हम बात करें कुल आयतन में है ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अगर बात करें, संख्या, ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये कैपिटल एन होगा आपका, और टोटल निकालना तो पूरे आयतन से मल्टीप्लाई कर दो इस एन में, ठीक है। ये एकांक आयतन में है, एक में इतना है तो पूरे में कितना होगा। तो आप क्या कहोगे सर पूरे आयतन से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। तो ए इंटू क्या होगा? एल, ये पूरा आयतन हो गया, ठीक है। अच्छा अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं पूरे आयतन में तो हम बात कर लेते हैं कुल आवेश कितने होंगे। कुल आवेश कितने हैं? कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश कितने होंगे? Q बराबर क्या होता है? एन ई होता है ना, तो पूरा टोटल आवेश चाहिए इंटू एन ई, ठीक है। एन क्या होगा यहाँ पर आपका? भाई एन का मान रख दो, एन ए एल ई, ठीक है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ, बात ऐसा कुछ है, माना यहाँ से इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ से यहाँ तक है ना, इलेक्ट्रॉन को जाने में टी समय लगता है, ठीक है। माना कुल इलेक्ट्रॉन, कुल आवेश लिखो, माना कुल आवेश, ठीक है, माना कुल आवेश। अच्छा इनके पास जो रफ्तार है ना हर इलेक्ट्रॉन की कितनी है? वीडी है। कितनी है? वीडी। अच्छा तो मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना सब मान लेते हैं ना यहाँ से यहाँ तक है ना बराबर समय लेते हैं। कितना समय लेते हैं? टी, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं अनुगमन जो वेग होगा, अनुगमन वेग जो होगा, ठीक है, देखिए वीडी बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या होता है? समय। तो समय बराबर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा आप ये बताओ? टी बराबर क्या मिलने वाला है आपको? ठीक है, एल अपान कितना? वी डी, ठीक है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम ये रख लेंगे, ठीक है। हाँ, या तो आप चाहो तो एल का मान निकाल लो, ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। कितनी दूरी ये चल चुके हैं भाई? एल बराबर कितना होगा? वी डी इंटू टी होगा। ये बात समझ में आया ना? तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं माना कुल आवेश टी समय में एक स्थान से टी समय में पी से क्यू से कहाँ तक जाते हैं? पी तक जाते हैं। क्यू से पी तक जाते हैं तब उत्पन्न
उत्पन्न वैद्युत धारा, बहुत ही आसान है। ठीक है, देखिए बुक में है ना बहुत बहुत बड़ा सा और बहुत उल्टा सीधा लिखा रहता है ना, आपको याद नहीं होता, ये बहुत आसान है। ठीक है, तब उत्पन्न वैद्युत धारा, भाई आवेश अगर चलेगा प्रवाहित होगा तो क्या वैद्युत धारा नहीं उत्पन्न होगी। माना कुल आवेश t समय में q से यहाँ तक, ठीक है, जाते हैं, तब उत्पन्न वैद्युत धारा जो होगा I बराबर, बताओ आप, कुल आवेश होगा कि नहीं होगा बटे समय होता है कि नहीं होता है। तो I बराबर q का मान कितना है, ये है NaLe। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, अपान टी। तो एक काम करो, L का मान रख दो, L का मान आया था ना VD इंटू टी, तो I बराबर NaL। ठीक है, L की जगह हम क्या रखेंगे, VD इंटू टी, VD इंटू टी इंटू ई, अपान क्या टी, ये कट गया। I बराबर आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, अरे बोलो यार, NeAVD, यही हमारा एक रिलेशन है। ध्यान रखना, अगर वैद्युत धारा कहीं है तो 100% वहाँ पर क्या होगा, अनुगमन वेग होगा। बिना अनुगमन वेग के वैद्युत धारा संभव नहीं है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर कहीं ऑप्शन में ऐसा लिखा है कि क्या अनुगमन वेग ना हो तो वैद्युत धारा हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, जब जब धारा आती है ना तो उससे पहले आपका अनुगमन वेग बन चुका होगा, बिना अनुगमन वेग बने है ना धारा नहीं आ सकती है। तो ये रिलेशन ये आपका शो कर रहा है, ठीक है, कि जो धारा है ना वो अनुगमन वेग पर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। और यहाँ से भी हमें बहुत सारे रिजल्ट दिख रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, अनुगमन वेग जो होता है ना, इसका जो रेंज होता है 10⁻³ से 10⁻⁴, मतलब स्पीड तो बहुत कम होती है। अगर ये नहीं होगा ना तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसको ऐसे नोट कर लो, ठीक है, और ये फोटो बना लेना। ठीक, ओके। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा मतलब वैद्युत धारा का मतलब क्या, हम बात करने वाले हैं धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व एक नंबर में आ जाता है। ठीक है, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। ठीक है, ये बहुत छोटा सा है। ठीक है, आप कहेंगे हम तो जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हो, हम जानते हैं। ठीक है, जानते हैं, क्या जानते हैं, I बराबर क्या होता है, NeAVD होता है, और क्या होता है भाई, धारा घनत्व। धारा घनत्व बराबर क्या होता है, धारा घनत्व, धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A। ठीक है, अगर I का मान यहाँ पे रख दिया जाए NeAVD, ठीक है, अपान कितना A, तो देखो A से A कट जाएगा तो J बराबर आपको क्या मिल जाएगा, NeVD। ठीक है, ये कुछ ऐसा रिलेशन आपको मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, धारा घनत्व, J आपका क्या है, धारा घनत्व ये तो है, और VD क्या है, अनुगमन वेग है। ये इसमें संबंध है, एक लाइन का है, बहुत छोटा सा है। ठीक है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, या इस पे न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दे और VD दे दे, है ना, मल्टीप्लाई करके आपको J का मान निकालना होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं ओम नियम पर। किस पर बात करेंगे, ओम नियम क्या होता है। ठीक है, तो ओम नियम आप समझते हैं, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत मुश्किल से याद हुआ था ना, लेकिन उसका मतलब नहीं पता चला, है ना, इसका यूज कब करना है कब नहीं करना है, उसके कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं ओम्स लॉ क्या होता है, आपको अच्छी तरह से याद होगा शायद। ठीक है, जब किसी चालक के, है ना, सिरों के मध्य क्या लगाते हैं, विभवांतर, तो वो जो विभवांतर होती है ना, उसमें बहने वाली धारा की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्यों गलत है भाई, देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, या कोई काम करते हैं, तो उसके लिए हम कुछ बाउंडेशन रखते हैं। ठीक है, क्या हर कोई काम, दुनिया का सारा काम क्या एक मेथड से हो सकता है, नहीं ना। तो वैसे ये जो रूल है ना, इसमें कुछ लिमिटेशन आते हैं, क्या आते हैं, लिमिटेशन। और इसमें याद रखना होता है कि भाई कब किस स्थिति में इसको लगाना है। हमेशा नहीं बोलेंगे कि चालक के मध्य विभवांतर लगाया, उसमें बहने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, नहीं। उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। मान लीजिए एक चालक है, ठीक है,
और ये दूसरा चालक है। अब पता नहीं, हो सकता है ये क्या कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब इसके प्रतिरोध के मान में ज़्यादा परिवर्तन हो, और हो सकता है इसके प्रतिरोध के मान में ना परिवर्तन हो। ठीक है, अब आप दोनों के लिए बोलें तो ये बात गलत है। देखिए, जिसके लिए ध्यान रखना है, जिसका प्रतिरोध समय के साथ कांस्टेंट होता है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी नहीं बदलती है समय के साथ, ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई में कोई चेंज ना हो, भौतिक अवस्था की बात हो रही है अब, यानी कि लंबाई में कोई चेंज ना हो, ताप में कोई वृद्धि ना हो, है ना, जब आप वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब उस समय, है ना, उसी समय केवल ओम का नियम क्या होता है, वैलिड होता है। अगर कहीं आपके धारा प्रवाहित करने के साथ साथ उसके चालक के लंबाई के तार में क्या हो गई, वृद्धि, या मान लीजिए ताप बहुत ज़्यादा हो गया, तो ओम नियम वैलिड होने वाला नहीं है। बात समझ में आई ना। तो इसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड, यानी कि जब, है ना, चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या हों, निश्चित हों। अब समझ में आ रहा है ना भौतिक अवस्थाओं का कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये निश्चित नहीं होंगी ना तो हम ओम नियम लगा ही नहीं सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये बात बोलनी ही पड़ेगी, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ लें चाहे 12th में पढ़ लें, हर बुक में ये चीज़ लिखी है, लेकिन इसका मतलब तुम्हें पता नहीं चलता है उस समय के साथ। ठीक है, तो अभी से आप ध्यान रखें, कहीं पर अगर लिखी हुई है ना, बात ये नहीं हो रही है कि ओम्स लॉ में ही लगाएं। अगर किसी भी टॉपिक में या किसी लॉ के आगे ये लिख रखा है भाई उसकी भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए, ठीक है, तो ध्यान रखना वो पूरा उसका लेंथ, उसका टेम्परेचर, उस पर दाब, ठीक है, उसका क्षेत्रफल, सब क्या रहने वाला है, स्थिर रहने वाला है। ठीक है, तब हम जा करके कौन सा नियम लगाएंगे, ओम्स लॉ लगाएंगे। ठीक है, तो यानी कि आपसे अगर कोई सिंपल सा कोई भी आदमी अगर पूछ ले ना ओम्स लॉ क्या होता है, तो अगर आपने बोल दिया कि भाई चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें उत्पन्न धारा का अनुपात, या लगाया गया विभवांतर धारा बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, तो वो गलत है। ठीक है, उससे पहले तुम्हें क्या बोलना होगा, बोलो, उसकी भौतिक अवस्थाएं क्या होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, स्थिर। बात समझ में आई ना। तो देखिए हम इसका डेफिनेशन देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओम का नियम कि यह इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब आदि, ठीक है, लंबाई भी है, ठीक है, ध्यान रखना, अपरिवर्तित रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो उस समय, तब उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। मान लीजिए ये हमारा एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है जिसका लेंथ कितना है L, इसका क्षेत्रफल कितना है A, ठीक है, इसका ताप इस समय कितना है T, दाब कितना है P। तो अब ये सब चीज़ें हैं ना कांस्टेंट रहने चाहिए, जितने टर्म अभी हमने लिखे हैं। ठीक है, यानी कि इस पदार्थ का मटेरियल चेंज नहीं होना चाहिए समय के साथ। ठीक है, तब उस समय जो हम बैटरी लगाएंगे, मान लीजिए V वोल्ट का बैटरी हमने लगाया, यहाँ पर एक कुंजी लगा देते हैं, जैसे कुंजी को ऑन किया, ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगी, तो ये करंट जो है ना वो देखी गई, जो करंट है ना वो वोल्टेज के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। और जैसे आप अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हो तो ये कांस्टेंट आता है R/I, तो इसी को नाम दे देते हैं V बराबर क्या आया, IR। ठीक है, इसी R का नाम क्या है, ओम कह रहा हूँ, ठीक है, प्रतिरोध है, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है, मतलब बोल सकते हैं जहाँ R एक नियतांक है जिसे हम चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, प्रतिरोध, जहाँ R चालक का प्रतिरोध है। ठीक है, अब देखो जब कोई चीज़ है ना किसी से पैदा हुई हो और बोला जाए वो कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना वो उन दोनों से डिपेंड होने वाली नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा R है ना, जिसे जहाँ R चालक का क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, अच्छा, तो R बराबर, छोड़ो इतना अभी बात करते हैं धीरे धीरे। ठीक है, अब आपसे कोई पूछ लेगा ना, बताइए जो R है ना, R V अपान क्या होगा, I, तो आप इस पर कुछ बातें बोल सकते हैं। आपसे कोई पूछ लेगा ना, बताइए क्या R का मान V और I पर डिपेंड करता है, क्या कहेंगे आप, कहेंगे सर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो I का मान अगर बढ़ा दें तो R का मान घट जाएगा, V का मान बढ़ा दिया जाए तो R का मान क्या होगा, R का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखना, क्यों गलत है, क्योंकि ये कांस्टेंट, पहले से हम इसका नाम दे चुके हैं भाई, ये जो R है ना एक नियतांक है। क्या है, नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो देखो जब भी कोई नियतांक हो ना, तो ध्यान रखना वो उस राशि पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या V पर डिपेंड करेगा, बोलो क्या करेगा,
नहीं करेगा ना, फिर से बोलो। V पर करेगा, नहीं करेगा। I पर करेगा, नहीं करेगा। फिर किस पर करेगा? तो देखिए ये चालक जिस पर यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था ना, भौतिक अवस्थाओं पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब भौतिक अवस्थाएं में क्या आएंगी? ताप आएगा, दाब आएगा, और उसका प्रेशर आएगा, प्रेशर तो बोल दिया, और लंबाई आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, और उस पदार्थ की प्रॉपर्टी आएगी, है ना, जिसे हम आगे नाम देंगे विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता कह रहा हूँ, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता बोलेंगे। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, थोड़ी थोड़ी बातें अब तो हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो R जो है ना B और I पर डिपेंड करने वाला नहीं है, ये केवल किस पर करेगा? भौतिक अवस्था। अगर मैं लिख दूँ तब भी बात सही है, भौतिक अवस्था पर करने वाला है। ठीक है, अवस्था में सब आ जाते हैं ना, ताप, दाब, लंबाई, क्षेत्रफल, सब। ठीक है, अच्छा ये बात हो गई। अगर मैं आपसे है ना एक बात पूछूं, B बराबर आई आर, जो आपने लिखा है RI, अरे R को आगे लिख लो ना, ऐसा कुछ। ठीक है, तो इससे एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, देखो ये V का है और ये किसका है? I का है। ये V का है और ये I का है। अगर ये देखिए पावर सब में है ना 1 1 है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचा जाएगा, ऐसे करके ग्राफ। ठीक है, तो ये I का हो गया, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा वैसे वैसे आपका धारा का मान बढ़ा। ठीक है, यही प्रोपोर्शनलिटी शो कर रही है, जैसे जैसे धारा बढ़ रहा है वैसे वोल्टेज बढ़ रहा है। लेकिन चालक तार ने जितना पहले विरोध कर रहा था उतना अब भी कर रहा है, कोई उसमें परिवर्तन नहीं आया। हाँ, अब उसी विरोध में कुछ कम या ज़्यादा विरोध होने लगे। ठीक है, कम या ज़्यादा, तब ओम नियम वैलिड नहीं है, कहेगा खत्म खत्म। ठीक है, ओम नियम नहीं लगने वाला है। अच्छा, तो अभी इसको हम कैसे समझेंगे? V बराबर क्या है? IR। तो यहाँ पर देखिए y बराबर एक आपका स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है, y बराबर mx, m की जगह क्या है? r। तो आपका जो ढाल है ना, ढाल है, ढाल क्या है? m बराबर क्या है? r। यही ढाल ही tan थीटा होता है, यानी कि जो ये कोण है, कोण का tan थीटा ले लिया जाए। ठीक है, तो वही प्रतिरोध के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया है ना, ये 60 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका आपसे वो कह रहा है ना, पॉइंट ए पर है ना प्रतिरोध बताइए, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, tan 60 ले लो। ठीक है, जो आएगा वही आंसर है। ठीक है, आगे हम समझेंगे प्रतिरोध का मात्र क्या होता है? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, तो आपने एक चीज़ देखा, R बराबर हमेशा V अपान क्या होगा? I होगा। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे जो R है V और I पर डिपेंड कर रहा है। R क्या है? बेसिकली V और I का अनुपात है। ठीक है, अगर आपको कभी भी डेफिनेशन बनानी हो प्रतिरोध की, तो आप कह सकते हैं चालक के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर और उसमें उत्पन्न धारा के अनुपात को, है ना, अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं उस चालक का। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना? देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे इसके एक और बढ़िया सा कंसेप्ट समझते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, आप ये बताएंगे, नोट कर लें इसको। बात समझ में आई ना? हाँ, तो आप इसको नोट करते हुए चलेंगे। ठीक है, मेहनत करो, हर चीज़ मिलेगा। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, ये आपका I है और ये आपका ये मान लो V है और ये आपका I है। ठीक है, अब यहाँ पर बोल दिया गया आपसे, ठीक है, देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट है। ठीक है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल है यहाँ पर, ठीक है, 45 है। कितना है? 45 डिग्री बन रहा है। तो अब आपसे कह रहा है ना इस पॉइंट पर, ठीक है, मतलब ए पॉइंट पर आपको क्या बतानी है? वह ए पॉइंट पर आपको करंट बतानी है, मतलब यहाँ पे करंट कितना होगा, इसकी वैल्यू। तो देखो करंट निकालना है ना, तो B बराबर आई आर होता है। ठीक है, B बराबर क्या होता है? आई आर। तो I बराबर क्या होगा? B अपान आर। क्या इस ग्राफ में कहीं R है? तो आप कहोगे सर इसी का भाई R बनाना है तो कोण से बात कर लेंगे। ठीक है, कोण यहाँ पे कितना बन रहा है? 1045 होगा, बताया था ना। R की जगह हम 10 के फॉर्म में लिख सकते हैं। B का मान कितना? 20 वोल्ट, और 1045 का मान कितना होता है? 1। कैंसिल आउट हो गया, क्या एम्पियर आ गया? 20 एम्पियर। ठीक है, तो हम ग्राफ वाले क्वेश्चन ऐसे भी समेट देंगे। ठीक है, अच्छा आप इसको नोट कर लिया करें। ठीक है, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना,
आपके लिए एक डेरिवेशन है जो इस चैप्टर का सबसे दमदार और पूछा जाने वाला डेरिवेशन है। ठीक है, तो अब हम उसी की तरफ चलते हैं, तो बात करते हैं और आइए हमारे साथ। ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं काम। हमारे पास अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम की व्युत्पत्ति करनी है। देखिए है बहुत बड़ा डेरिवेशन, तो आप पहले धीरे धीरे समझ लो करना क्या है, नहीं तो फिर समझ नहीं पाओगे क्या करना है। ठीक है, तो देखिए ओम नियम, देखो अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम की व्युत्पत्ति, मैं आपको कुछ स्टेप बता दूं। ठीक है, इस ऐसे हम चलेंगे, अगर आप ये स्टेप गड़बड़ कर दोगे तो फिर नहीं आएगा जल्दी। तो देखिए सबसे पहले हमें है ना करना क्या है। ठीक है, देखिए हम सबसे पहले है ना ओम नियम की व्युत्पत्ति करनी है ना, क्या लाना, बी बराबर, ठीक है देखो बी अपान आई बराबर यही आर ही तो लाना है, यही तो ओम का नियम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये लाना है ना, तो अब हम समझेंगे भाई बी कैसे लेके आएंगे, आई कैसे आएगा, मतलब ये अनुपात मुझे चाहिए हर हाल में। तो बी को हमें ना अनुगमन वेग की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा। ठीक है, तो अब कुछ ना कुछ दिमाग हम लगाएंगे। ठीक है, तो आपको मैं कुछ स्टेप बता दे रहा हूँ करना क्या है। आपको सबसे पहले है ना एक्सेलरेशन निकालना है, मतलब पहले नंबर तो आप v निकाल लेंगे या e निकाल लेंगे। ठीक है, विभव निकाल नहीं पाएंगे, चलो v निकाल लेंगे। ठीक है, वोल्टेज, अच्छा, और उसके बाद त्वरण निकालेंगे। ठीक है, त्वरण निकालने के बाद हम bd निकालेंगे। जब bd आ जाएगा ना, तो अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर n e a vd पढ़ा था। ठीक है, इसी फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, तो vd अपान क्या मिल जाए, vd अपान जो भी है, यहाँ तक हमें आना है कुल मिला के। तो देखो पहले नंबर ये काम करना है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र निकालिए, वैद्युत क्षेत्र आ जाएगा तो आपको वोल्टेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है ना। तो सुनो, सबसे पहले जब हमारे पास एक चालक है, ये चालक है, चालक में अभी है ना कोई बैटरी नहीं लगाया गया है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जीरो होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जब जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो अनुगमन वेग क्या होता है, जीरो। अगर धारा मान लीजिए जीरो है ना, ध्यान से सुनना, धारा जीरो है तो जरूरी नहीं है अनुगमन वेग जीरो हो। बात समझ में आया ना। लेकिन हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ध्यान रखना अनुगमन वेग क्या होगा, जीरो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन मूव भी नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, तो ठीक है, जब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन थे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इनके पास जो अपनी खुद की वेलोसिटी थी ना, एवरेज अगर मान ले भाई, देखो चालक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं, होंगे बहुत सारे, तो यहाँ पे हम जो भी बात करेंगे सब औसत के लिए बात करेंगे। ठीक है, इसकी मान लेते हैं लंबाई कितनी है L और इसका क्षेत्रफल कितना है A। ठीक है, तो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में, ठीक है, जो VD आएगा, प्रारंभिक अनुगमन वेग जो होगा, अनुगमन गमन वेग, ठीक है, वो आपका क्या होगा, अरे देखो ना, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस चलते चलते un तक अपान टोटल औसत वेग लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, n से डिवाइड करना पड़ेगा, और स्टार्टिंग में औसत वेग क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ud बराबर कितना मिल गया, जीरो। कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना ये प्रारंभिक वेग है। अब हम क्या करते हैं ना, इसी चालक को, ठीक है, किसी एक बैटरी के द्वारा इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, इन सभी इलेक्ट्रॉनों को किसी एक बैटरी के द्वारा हम क्या देते हैं, धक्का। वोल्ट, बैटरी बी वोल्ट लगाया तो इसके अंदर क्या उत्पन्न होगा, ई उत्पन्न हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, आपको ये कहानी पहले बता चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, बैटरी का केवल काम क्या होता है, धक्का देना। क्या देना, धक्का देना, बस, और कोई काम नहीं, खत्म। ठीक है, बैटरी का काम क्या होता है, धक्का देना। क्या देना, धक्का। जैसे धक्का देगा तुरंत यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट। ठीक है, अब भाई अंदर बात कर लेते हैं, अंदर ही कहानी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंदर ही तो अनुगमन वेग मिलेगा, वीडी। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हमें इसमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। सोचो, पहले सारे इलेक्ट्रॉनों की जो औसत वेग होता था जीरो होता था, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे धन धन आवेश क्रिएट होंगे और यहाँ पे कौन से आवेश आएंगे, माइनस। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन है ना, निगेटिव से किधर जाएंगे, प्लस की तरफ। अट्रैक्शन होगा कि नहीं होगा, सब पे वैद्युत बल लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो
जब, ठीक है, बी विभवांतर लगाकर, ठीक है, ई वैद्युत क्षेत्र, ई वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, क्षेत्र उत्पन्न होता है, तब इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला वैद्युत बल कितना होगा? F बराबर कितना होगा भाई? एक इलेक्ट्रॉन से बात कर लो ना। ये कहेगा सर Q इंटू ई होता है वैसे, तो Q इंटू क्या होता है? Q इंटू ई, और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, क्या होगा? F बराबर ई इंटू ई होगा। सही है कि नहीं सही है? ये आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अच्छा, हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया है ना, तो मान लें यदि इलेक्ट्रॉन का, देखो अभी हमें है ना, हमारा एक भी काम नहीं कंप्लीट हुआ, अभी तो हम बल बनाए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन और लिख दूँ, ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें? चमका कि नहीं चमका? ये यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m तथा त्वरण a हो, तब चलो इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तब, ठीक है, जो बल होगा F बराबर क्या होगा? m इंटू ए, ठीक है। तो F की जगह ये मान रख देंगे, बराबर होंगे A इंटू ई, m इंटू ए। अच्छा एक चीज़ और समझो, A का मान आ सकता है यहाँ से, E इंटू ई अपान क्या? m। चलो A निकल गया ना भाई। V की बात तो यहीं पर हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो हम अभी नहीं रख रहे हैं E का मान। देखो E बराबर आपको पहले पढ़ा दिया जा चुका है, V अपान क्या होता है? L। ज़रूरत पड़ने पर हम E की जगह हम क्या रखेंगे? V अपान L। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा A आ गया। अब आप कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो? देखो प्रारंभिक औसत वेग क्या हो गया? 0। त्वरण आ गया। क्या मान कह दूं इससे? यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा, मान लेते हैं टाउ लगा। भाई सभी औसत, देखो सभी इलेक्ट्रॉनों का जो औसत समय होता है वही तो स्थिरांक कहलाता है। लेकिन यदि स्थिरांक काल टाउ हो, तब यहाँ से यहाँ तक बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जैसे मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन के पास B1 स्पीड है, इसके पास B2 है, इसके पास B3 अंतिम वेग, ठीक है। पहले U1 U2 रहा होगा, तो हम क्या गति के प्रथम समीकरण से बात कर सकते हैं? गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। अच्छा इसकी ज़रूरत यहाँ पे क्यों है? आप अभी लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस मैंने क्या किया है, मैंने मान लिया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे ना, इनका जो औसत समय वो कितना है? टाउ है, ठीक है। गति के प्रथम समीकरण से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो B1 बराबर क्या होगा? U1 प्लस ए इंटू टाउ 1 होगा। B2 बराबर U2 प्लस, ठीक है, U2 प्लस ए टाउ 2 होगा, ठीक है। क्या होगा? U2 प्लस ए टाउ 2 होगा। ऐसे V3 की अगर बात करें, U3 प्लस ए टाउ टाउ 1 कर दो यार, टाउ 3 होगा। आया कि नहीं आया समझ में? ऐसे चलते चलते बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? n इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Vn बराबर क्या होगा? UN प्लस ए टाउ n होगा, ठीक है। T बन जा रहा है मुझसे। तो सुनो यहाँ पे ए है ना, सब में सेम होगा। क्यों? क्योंकि B वोल्ट लगाया, सब में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होती है, तो फोर्स क्या लगने वाला? सेम। जब फोर्स सेम लगेगा, मास सबका सेम है, तो ए भी सबका क्या होने वाला है? सेम होने वाला। नहीं आया समझ में? फिर से देखो, मतलब वोल्टेज भाई V लगाया वोल्टेज, तो अंदर क्या मिलेगा आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड ई सबके लिए सेम होगा। इलेक्ट्रॉन का मास सेम है तो उन पे फोर्स भी सेम होगा। जब फोर्स सेम है तो क्या ए नहीं सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा। ये आपका कांस्टेंट रहने वाला है। अब चलो सबको ऐड कर लो, ठीक है। सभी को जोड़ने पर
जोड़ने पर, ठीक है। देखो B1 प्लस B2 प्लस B3 चलते चलते कहाँ तक, Bn तक, बराबर यहाँ पर देखिए U1 प्लस U2 चलते चलते कहाँ तक, Un तक, ठीक है, 3 मतलब, ठीक है, प्लस ए देखो सब में सेम है ना, कॉमो बाहर आ जाएगा और अंदर τ1 ऐसे आपको लिखना है ना, τ1 प्लस τ2, ठीक है, चलते चलते कहाँ तक, τn तक, ठीक है। अब हमें इसका औसत बना लेते हैं, क्योंकि औसत से हमारा काम होगा। जब औसत बनाना है तो किससे डिवाइड करेंगे, n से। तो क्या ये bd बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। vd बराबर ये आपका ud बन जाएगा प्लस a इंटू टाउ बन जाएगा, ठीक है। औसत समय है ना, औसत समय इसीलिए लिखा था। यह तो स्थिरांक टाउ हो तो टाउ बराबर है ना, क्या होता है, τ1 प्लस τ2 प्लस, मतलब जितने भी समय होंगे सबका औसत ले लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ये वाला वेग आपका 0 है, 0 है कि नहीं है, 0 है, तो हम bd बराबर क्या लिख सकते हैं, a टाउ। ये कहानी आप नोट कर लें पहले, ठीक है, इतना, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ाऊँ। ले लिया, चलो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये कहानी भूलनी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बड़ा भी ये 5 नंबर में आता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। अच्छा तो देखो आपको मिल गया bd बराबर क्या मिला, a इंटू टाउ मिला कि नहीं मिला, ठीक है। अच्छा a का मान अपने पास है कि नहीं है, ये है, रख दो यहीं पर, vd बराबर e कैपिटल E, यहाँ पे टाउ है अपान कितना, m, ठीक है। तो एक चीज़ आप समझ सकते हो, जो अनुगमन वेग है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर और टाउ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये वाली बात बोलने वाले हैं, ई की जगह हम बी अपान क्या लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर रख दें तो वी अपान मतलब वी डी बराबर ई वी अपान एल, ठीक है। यहाँ पे आपका टाउ रहेगा और नीचे क्या रहेगा, एम। ये जो संबंध है ना ये देखो, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए वैद्युत विभवांतर और अनुगमन वेग में संबंध बताइए, तो आपको यहाँ तक करना पड़ेगा डेरिवेशन, और 3 नंबर में आएगा, ठीक है। और ओम नियम का अगर सत्यापन पूछ ले 3-4 लाइन और आएंगे, और इस वही आपका है ना 5 नंबर का होगा टोटल, ठीक है। तो हो सकता है 5 में पूछ ले, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो संबंध है इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वैद्युत क्षेत्र में था और ये किस में है, अरे बोलो ना, किस में है, विभवांतर में है। यहाँ पे लिख सकते हो यह संबंध 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 यह V तथा VD में संबंध है, ठीक है। अच्छा चलो VD की बात हो गई। अब VD की जगह तुम क्या ये बात लिख सकते हो, BD बराबर, अच्छा यहाँ तक कहानी क्लियर है ना, ठीक है। अगर VD आया तो क्या वैद्युत धारा आया, हाँ आप कहोगे हाँ, क्या कहोगे, हाँ, ठीक है। अच्छा तो VD की जगह हम कुछ बात लिख सकते हैं, जैसे आपको बताया गया था, क्या बताया गया था, नहीं आया समझ में, देखो I बराबर क्या होता है, NEA BD, यही तो होता है। तो एक काम करो VD का मान निकाल लो साइड में, तो VD बराबर I अपान क्या होगा, NEA, तो ये खटाक से यहाँ पे रख दो मान, खटाक से रखो, I अपान NEA, ठीक है, EV टाउ अपान यहाँ पे क्या मिलने वाला है, L इंटू एम, ठीक है। तो V को इधर बुला लो, क्योंकि ओम नियम बनाना है ना, ओम नियम बनाने के लिए बताया गया था आपको, V अपान क्या आना चाहिए, I, क्या आना चाहिए, V अपान I, तभी तो R लिखेंगे। तो इसको इधर भेज दो B को, और इसको इधर बुला लो, तो बहुत ध्यान से I अपान, ठीक है, V नीचे आ गया, ठीक है, और ये सब इधर आएंगे। तो देखो N इधर आया, N E का गुणा E में हुआ, E स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे टाउ है, अच्छा, और यहाँ पर A भी है, A लिख ले आप, नीचे क्या है, L इंटू एम, ठीक है। और देखो ये थोड़ा थोड़ा मिल चुका है, उधर I अपान A आ गया ना, जबकि V अपान I होता है। तो एक काम करते हैं, पलट देंगे, पलट जा भाई तू, हमारा ओम नियम जल्दी से बन जाए, ठीक है। तो देखो अगर हम इसको पलट देते हैं, V अपान I बराबर, पलट दो, इसको भी पलट दो, L M अपान NE स्क्वायर A इंटू टाउ होता है, NEA स्क्वायर अपान टाउ, यही आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसी को हम किसके बराबर लिख लेंगे, R के बराबर लिख लेंगे, L M, ठीक है, NE स्क्वायर A इंटू
टाउ। तो ये आपका क्या है भाई, पूरा का पूरा नियतांक है। क्या है, नियतांक। ठीक है, और यहाँ पे आगे आप v अपान क्या लिखते हुए चलेंगे, r। ठीक है, नियतांक लिख देंगे। यही किसका नियम है भाई, आया ना v अपान आई, तो उसी की जगह क्या लिखना था, r। ये पूरा का पूरा पार्ट ये भौतिक अवस्था है। यही ओम का क्या है, नियम है। ठीक है, ये बात समझ में आया कि नहीं आया। देखो अनुगमन वेग के आधार पर हुआ ये पूरा डेरिवेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको करना होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक हमें सीख मिलती है। अच्छा, आर प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है ना वो V और I पर डिपेंड नहीं करता, तो किस पर करता है। ठीक है, तो देखो आपको दिख रहा है चालक की लंबाई पर करता है। ठीक है, क्षेत्रफल पर करता है और टाउ पर करता है। टाउ का मतलब श्रांतिक काल पर करता है। ठीक है, तो अब हम आगे जो पढ़ेंगे है ना, थोड़ा सा अब बात करेंगे गतिशीलता के बारे में। ठीक है, गतिशीलता बात कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आएंगे लास्ट में। इसके बाद मतलब गतिशीलता पढ़ने के बाद हम बात करेंगे आपसे कि भाई क्या नाम, प्रतिरोध है ना किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये बात मत भूल जाना, हम इसी को वहाँ पर उठाएंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो आज इसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब अगले इस लेक्चर में नहीं, अगले वाले लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ठीक है, थोड़ा है ना साथ में हमारे नोट करते हुए चलिए। ठीक, नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब बच्चों बात करते हैं किस पर, गतिशीलता पर। आइए समझते हैं गतिशीलता क्या होती है। देखिए, आवेश वाहकों की जो गतिशीलता होती है ना, दो फैक्टर पर, दो मतलब अनुपात होता है कुल मिला के। ठीक है, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग और उस चालक के अंदर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का जो अनुपात होता है। ठीक है, अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, गतिशीलता कहते हैं। इसे किससे शो करते हैं, म्यू से। किससे करते हैं, म्यू से। ठीक है, म्यू आपका ऐसे बनेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो म्यू बराबर आपका जो गतिशीलता होगा, गतिशीलता जो आपकी होगी म्यू बराबर वो क्या होगा, हाँ देखो ना, BD अपान क्या होगा, E। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसको थोड़ा कहानी आगे बढ़ाया जाए। अच्छा, इसका मात्रक देख लेते हैं, मात्रक क्या होगा। ठीक है, देखिए इसका मात्रक मीटर पर क्या होगा, सेकंड, और E का मात्रक न्यूटन। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम होगा। तो एक काम करते हैं, इसको ऊपर भेज देते हैं, मीटर ये ऊपर गया, कूलाम हो गया। चलो कूलाम बटे। ठीक है, नीचे आपका क्या होगा, सेकंड और न्यूटन। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। या दूसरा एक मात्रक और हो सकता है, जैसे VT का मात्रक मीटर पर क्या हो गया, सेकंड, इनटू, और E का एक और मात्रक होता है, बोल्ट पर मीटर। बोल्ट क्या होता है, अरे E बराबर V अपान बताया था ना अभी, V अपान क्या होता है, L। तो इसका मात्रक बोल्ट पर क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो ये मीटर ऊपर जाएगा तो स्क्वायर कर देगा। समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अच्छा, इसका हमें बीमा आप है ना, बीमा है ना, निकाल के बताएंगे कमेंट बॉक्स में म्यू का। ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, इम्पोर्टेंट। चलो पता नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, बताओ या ना बताओ। चलो, मीटर का क्या होता है, L। ठीक है, निकाल दे रहा हूँ मैं। कूलाम का क्या होगा, 80 होता है, पहले बता चुका हूँ। ठीक है, पहले चैप्टर में। सेकंड का क्या होगा, T। ठीक है, न्यूटन का क्या होता है, बल है ना, फोर्स है। तो ML/T पावर क्या होता है, -2। एक काम करो, पहले M को ऊपर बुला लो, M के पावर -1, L से L ये कैंसिल आउट हो गया, इस T को ऊपर ले जाएंगे। देखो ये आपका क्या था भाई, सेकंड है ना, ये आपका सेकंड, ये कट गया, ये ऊपर गया सेकंड। अभी L देखो कहीं है, नहीं है, तो T को ऊपर लेके चलो। T के पावर कितना होगा, -2 होगा, और कहीं है A, नहीं, तो A आपका हो गया। ये आपका गतिशीलता का मात्रक हो गया। अब बात करते हैं ना, अच्छा ये गतिशीलता डिपेंड किस पर करता है। ठीक है, निर्भरता पर बात कर लेते हैं। तो इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और समझते हैं ये किस पर डिपेंड करता है। आओ समझते हैं। ठीक है, गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। ठीक है, अब इससे पहले एक छोटी सी बात कर लेते हैं आपसे। ताप का प्रभाव समझने से पहले है ना,
देखो वी डी बराबर अभी आप अरे यार म्यू बराबर क्या आया था, वी डी अपान क्या आया था, ई। अब सुनो, अभी आपको है ना मैंने बताया था ई बराबर, ठीक है, एक रिलेशन याद है कि नहीं याद है? अगर वी डी वाला याद हो तो वी डी वाला रख दो, याद है कि नहीं याद है? अभी अभी जस्ट बताया था, ठीक है, भूल गए क्या? अरे ये देखो ए टाउ आया था और ए का मान अपने पास कितना था, ये भी गया। अरे यार ई कैपिटल ई टाउ अपान एम बताया था, ठीक है, ये मान यहाँ पे रख दो आप। तो म्यू बराबर आपको मिल जाएगा ई स्मॉल ई, ये आपका टाउ है और नीचे आपका एम रहेगा और यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कट गया। तो म्यू बराबर क्या मिल गया, ई टाउ अपान क्या, एम। तो इस रिलेशन को हम देख के कह सकते हैं जो आपकी गतिशीलता होती है ना, वो किस पर डिपेंड कर रही है, स्थिरांतिकाल पर, स्थिरांतिकाल पर, ठीक है। अब आपसे कोई बोल दे ना स्थिरांतिकाल किस पर डिपेंड करता है, तो ये देखो स्थिरांतिकाल है ना ताप पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, ताप पर। तो अब ताप का रिलेशन किसके साथ जोड़ना है, इसके साथ, तो कहीं ना कहीं ये बीच में पीसा जाएगा, ठीक है, घुन की तरह ये हो गया, ठीक है। तो देखिए ताप जब बढ़ता है ना तो उसका वेग बढ़ जाता है, जब वेग बढ़ता है तो समय कम होता है, जब समय कम होता है तो गतिशीलता घट जाती है। अब इसको है ना हम आगे समझते हैं। तो ये रिलेशन याद रखना कि अगर आ जाए गतिशीलता और स्थिरांतिकाल में संबंध बताइए, तो आपको ये संबंध बता के ही आना है, ठीक है। यहाँ पे आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, गतिशीलता तथा स्थिरांतिकाल में संबंध, स्थिरांतिकाल में ये संबंध है, ठीक है। अच्छा, और आगे समझते हैं, हटा दो इसको। एक छोटा सा और टॉपिक है, ठीक है, ये वाला गतिशीलता पर ताप का प्रभाव। तो आपने देखा म्यू जो अनुकर्म अनुपाती होता है ना, किस पर होता है, टाउ पर होता है, टाउ, ठीक है। अब टाउ क्या चीज़ है, देखिए जो टाउ है ना, ये कहता है कि सर जो ताप है ना, मतलब जो उसका वेग होता है VRMS, ठीक है, ये डिपेंड करता है, देखो वर्ग माद मूल वेग, ठीक है, वर्ग माद मूल वेग, ये डिपेंड करता है ताप पर। किस पर डिपेंड करता है, ताप अगर बढ़ेगा तो उसका वेग बढ़ेगा, और जब VRMS मतलब VRMS बढ़ेगा, ध्यान रखना, तो उसका टाउ जो होता है ना घट जाता है, और जब टाउ घटेगा तो उसकी गतिशीलता भी क्या होगी, घट जाएगी। तो चालक के लिए, ठीक है, ताप बढ़ाने पर, ठीक है, चालक का ताप बढ़ाने पर चालक का स्थिरांतिकाल क्या होता है, घट जाता है। और जैसे स्थिरांतिकाल घटेगा तो ध्यान रखना उसकी गतिशीलता भी क्या होगी, गतिशीलता भी घट जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक एक नंबर में पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ये आपके नॉलेज के लिए है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, ओके।